हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। मेंस का रिज़ल्ट आ गया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनका मेंस का रिज़ल्ट आया है उनके बारे में तो हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कैसे किया जाए। ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे कि जिनका मेंस नहीं हुआ है वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं जो कि वो अभी फेस कर रहे हैं। आई नो कि अभी इस तरह की वीडियोस या फिर यूट्यूब रिएक्शंस किसी को पसंद नहीं आएगा देखना, एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को देख के एक आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से मैंने भी, जब मेरा मेंस 2 बार नहीं हुआ था तो किस तरीके से मैंने कोप अप किया और क्या एक तरीका होना चाहिए किसी भी एक कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, उनका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए और आगे जाने के लिए फ्यूचर विज़न क्या होना चाहिए। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द 2844 candidates who have qualified for interview, and there are 28 students who will hopefully qualify after the Supreme Court decision. उनके लिए तो बस यही है कि अभी डेफ आपका आएगा कल, आप उस डेफ को भरें। डेफ कैसे भरना है, क्या करना है, वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें अलग डिस्कस करेंगे। आप उस डेफ को केयरफुली भरना है आपको, क्योंकि डेफ से ही आपके इंटरव्यू का स्कोर कुछ हद तक डिसाइड हो जाता है। किस पैटर्न पे आपका इंटरव्यू पूछा जाएगा, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो काफ़ी हद तक डेफ पे ही आपका डिसीजन होता है। ठीक है, और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो नियरली 1st to 2nd वीक ऑफ जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 15th को आपकी लास्ट डेट है डेफ की, तो आप ट्राई करिए कि बिफोर 15th 14 तक ही आप भर दें। अब बात आते हैं उन कैंडिडेट्स पे जिन्होंने मेंस दिया था, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मेंस उनका नहीं निकल पाया है किसी भी रीज़न की वजह से। देखो, दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने मेंस दिया है उनका नहीं निकला है। मैं क्लियर कट बताता हूँ। मैं सोलेस पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी मेंस दिया है वो इनफ मैच्योर हैं अपने आप में कि वो इस सेटबैक को झेल सकें, और कैसे झेलना है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जस्ट ये सुनिए कि दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं मेंस आउट होने वाले 1 और मेंस आउट होने वाले 2। ठीक है, और इन दोनों के लिए एक तीसरा भी होता है कि मेंस आउट 3। इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थर्ड वाले जो हैं ये वो हैं जिन्होंने प्रण बना लिया था कि इस बार का लास्ट है, इसके बाद अपन को नहीं देना है पहले से ही। ठीक है, वो हैं कि जिनके ऑल्टरनेटिव कैरियर पाथ सेट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कैरियर पाथ सेट हैं, अच्छी जगह जॉब लग रही है, लॉयर हैं या फिर एमबीए करी हुई है अच्छी जगह से, या फिर फैमिली बिजनेस है, दे कैन मूव आउट। सीधी सी बात है, दे कैन मूव आउट, है ना। और उनको ज़्यादा लगाव भी नहीं है कि सिविल सर्विस में आके ही कोई तोड़ कर देंगे, 30 मार खा बन जाएंगे या फिर दुनिया में तहलका मचा देंगे। उनमें इतनी आग भी नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अपने ऑल्टरनेट ऑप्शन को लें और निकलें फिर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था ये, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ उन्होंने 6-7 साल इस तैयारी को दिए होंगे और उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे इश्यूज उनके माइंड में ये आते हैं कि क्या मैंने इतने सारे साल वेस्ट कर दिए, और मैं ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इतने सारे सालों में कितना कमा लेता। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस ले लेता किसी और जगह पे, कोई नई स्किल मैं अपने अंदर ले आता। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं।
देखो इन क्वेश्चंस में भी जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपके माइंड में अब आ रहे हैं ना, तो अब क्या कर रहे हो आप? ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या कर रहे हो? तो अब जो भी किसी भी ऑल्टरनेट एक्टिविटी में आप जा सकते हो, चले जाओ। ठीक है, या तो आप एमबीए कर लो, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट देख लो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख लो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया है, देन आई एम होपफुल दैट कि आपका ये दूसरा तीसरा मेंस होगा, या फिर आपने इंटरव्यू भी दिया हो सकता है पहले। तो अगर कहीं और आपकी जॉब नहीं मिल रही है, तो कंटेंट मेकिंग, ब्लॉगिंग, ठीक है, तो इन सब फील्ड्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आपके जाने का। ठीक है, न्यूज़ में आप जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप जो है कोचिंग इंडस्ट्री में इतने सारे एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, विज़न है, बाजीराम है, तो ये एम्प्लॉय करती हैं, हायर करती हैं। तो आप इन कोचिंग्स में जाके अपना मेंटरशिप हो गई या फिर टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कैरियर फिर भी सेट है ना? तो कोई भी कैरियर वाइज दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, तो मेरा ये कहने का मतलब है। तो अगर आप लीव कर रहे हो इस प्रिपरेशन को यहाँ पे, सो देयर इज़ नो, लाइक कोई भी ड्रॉबैक नहीं है उसका। ठीक है, आपको बेनिफिट ही है। आपने जो भी इतने साल की प्रिपरेशन में लर्निंग करी या नॉलेज ली है, वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं आपकी यूटिलाइज आएगी ही आएगी। ठीक है, आप एक मैच्योर पर्सन हो, कहीं भी जाके समाज में उठोगे बैठोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये जो नॉलेज आपने गैदर करी है। ठीक है, अब आते हैं मेंस आउट 2 टाइप, कि इनको करनी तो है प्रिपरेशन, दे वांट टू डू प्रिपरेशन, बट दे आर लॉस्ट। मतलब जब मेंस हुआ था उसके बाद से इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, मस्ती मार रहे थे, कुछ नहीं किया इन्होंने मेंस के बाद। जब बस इस होप में कि उनका मेंस का रिजल्ट आएगा, और वो हवा हवाई जो है सपने देख रहे थे कि अब मेंस का होगा, इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर मेरे इंटरव्यू होंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, ठीक है, बधाइयाँ मिलेंगी। तो इस मोड में जी रहे थे ये लोग। ठीक है, नाउ दे आर लॉस्ट। उनकी सबसे बुरी कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अब उन्होंने, क्यों इनकी बुरी कंडीशन है बताता हूँ। इन्होंने सपने तो देखे थे, ये स्केल है, सपने देखे थे इन्होंने यहाँ पर कि हम ये बन जाएंगे। ठीक है, उठे तो यहाँ से थे, तो यहाँ पे लटक के रह गए हैं वो। तो ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं इसे, आपने पढ़ा होगा एथिक्स में, तो मैं आपकी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देता हूँ अब। तो इस गैप को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आपने सोचा है मैं यहाँ कर जाऊँगा, यहाँ हो जाएगा मेरा, फर्स्ट मेंस था, सेकंड मेंस था, थर्ड मेंस था, ठीक है, और आपने काफ़ी सपने देखे हुए हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए, तो धराशायी हो गए, तो उसको कहेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, और मैं इस चीज़ से कितनी बार, 6-7 बार निकल चुका हूँ। तो मैं ये बता सकता हूँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दो ही सॉल्यूशन है, या तो सक्सेस ले लो, ऊपर आ जाओ, या फिर जहाँ हो ना वहाँ पे सेटिस्फाई रहो। इसको कहते हैं सोलेस। सोलेस ले लो कि आप जहाँ हो वहाँ ठीक हो, अपना प्लेस जान लो दुनिया में कहाँ है। ठीक है, और आप उसी में खुश रहो, जो भी आपको मिल रहा है उसमें, दैट्स इट। या फिर आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, या फिर आप ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के तो आओगे नहीं, यहाँ से एफर्ट लगेगा ऊपर आने के लिए। ठीक है, अगर एफर्ट डालने की हिम्मत है, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी से उठ के इस कैटेगरी में आ जाओगे, मेंस आउट नंबर 1 कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी वो है जिनका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा। ये वो कैटेगरी है जिनका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्टेड होते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं है जिन्होंने पहले मेंस में ही निकाल लिया है, 10% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नियरली 40-50% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा मेंस दे रखे हैं। ठीक है, और 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अकेले हो, दुनिया ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, यूपीएससी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो,
आपने हार्ड वर्क किया है, उसकी कोई डिनाई नहीं है, कोई भी डिनाइल नहीं है। आपने हार्ड वर्क किया है, सबको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, समाज को पता है। आपने मेंस दिया है तो यही इस बात का सबूत है कि आप वेरी हार्ड वर्किंग हो। आपने अपने 2-3 साल खपाए हैं इस तैयारी में, ठीक है। लेकिन आपसे ज़्यादा कुछ लोगों ने और हार्ड वर्क किया होगा। ये मत देखो कि उसने भी इतना ही किया था, मैंने भी इतना ही किया था, नहीं, ये नहीं देखना। कुछ लोग हैं उन्होंने हार्ड वर्क प्लस किया था, तो उनका निकला है। बस माइंड में तुम्हारे पास यही एक सोलेस बचता है कि जो भी कैंडिडेट्स निकले हैं उन्होंने आपसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है। और ये सच्ची बात है। क्यों किया है मैं बताता हूँ उसका रीज़न। क्या आपने डेली के 20 क्वेश्चन लगाए हैं? देयर आर कैंडिडेट्स हु आर डूइंग 2 टेस्ट 3 टेस्ट इन ए सिंगल डे, मतलब 60-60 50-50 क्वेश्चन भी करते हैं लोग एक दिन में। कुछ कैंडिडेट्स हैं ऐसे, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपकी मेहनत के साथ भी निकाल लिया है, लेकिन हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे बेटर हो, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने किया है इसका एनालिसिस कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एंड गिव इट टू देम। भाई इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से हारी, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली थी, तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करने में, हाँ ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली थी, इंडिया हार गई फाइनल में। तो इसी तरीके से आपका ये सेमीफाइनल था मेंस का, और इसमें आपकी हार हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। गेम की तरह लो, कभी हार कभी जीत लाइफ में चलती रहती है। अब ये लाइफ का ऑल्टरिंग फेज भी हो सकता है, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि देयर माइट बी अदर अपॉर्चुनिटीज लुकिंग फॉर यू, और देयर माइट बी नेक्स्ट ईयर लुकिंग फॉर यू फॉर सिलेक्शन, ठीक है। जितना तपोगे उतना सोना बनोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बिना तपे कोई चीज़ मिल जाएगी तो फिर यही होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। फिर हवा में उड़ने लगोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, ओके। अब बात करते हैं इन कैंडिडेट्स पे जिनका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा और जो अभी मेंस से आउट हुए हैं। दे आर एक्चुअली लकी, दे आर लकी दैट दे गॉट आउट ऑफ मेंस। अगर मान लो इनका मेंस जो है 2 नंबर से, 3 नंबर से, 10 नंबर से, लेट से 20 नंबर एक्स्ट्रा भी आ जाते कट ऑफ से, तो भी इनका फाइनल सिलेक्शन निश्चित नहीं था। फाइनल सिलेक्शन इनका जो था डाइसी था। क्यों? अगर आपके इतने मार्क्स भी आते, कट ऑफ से ज़्यादा आते, तो भी इंटरव्यू में आपको जो है ना 180, 180 तो कम है, 190 प्लस लाने पड़ते, ठीक है। 190 प्लस लाने पड़ते एंड इट इज़ शेयरली लक। मान लो आपके 189 आ जाते, मान लो आपके 188 आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, 3-4 नंबर से रुक जाता। अब वो कंडीशन तो बहुत ही भयावह होती है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, वो कंडीशन अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मैं उस कंडीशन पे 2 बार रह चुका हूँ। तो मैं यही विश करता था कि मैंने इंटरव्यू तो दे लिया, इंटरव्यू का रिजल्ट आते आते जो अगला प्रीलिम्स होता है उसके बस 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले रिजल्ट आता है, और उस टाइम पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रीलिम्स निकालना भारी पड़ जाता है, इतना डिमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन कम से कम अभी आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपके माइंड में ये क्लैरिटी है कि चलो मेरा नहीं हो रहा है, मार्क्स तो देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रीलिम्स है वो क्लियर कट फंडा है कि मेरे को कैसे निकालना है। अब ये जो प्लान आप इजीली कर सकते हो, इंटरव्यू के घसेड़े में फंसना ही नहीं है। इंटरव्यू के क्या घसेड़े होते हैं? न्यूज़पेपर 3-3 पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, तो प्रीलिम्स की प्रेपरेशन तो हो नहीं पाती, ठीक है। तो अगला प्रीलिम्स हो जाएगा डाइसी, जिस तरीके का पेपर आ रहा है उस तरीके से डाइसी हो जाता है। तो अब ये जो बच्चे हैं मेंस आउट 1 वाले, ठीक है, अब इनको क्या करना चाहिए बेसिकली, इनको क्या करना चाहिए और इनका क्या माइंडसेट रहता है, ठीक है। तो पहला दूसरा मेंस मेरा आउट हुआ था, तो मेरा माइंडसेट क्या था? मेरा माइंडसेट था, ये वाला तो नहीं था मेंस आउट 3, मेरा माइंडसेट था मेंस आउट 2 वाला, कि मैं ख्याली पुलाव में रहता था, अब तो मज़ा आ जाएगा, मेंस दे लिया, अब तो छाती ठोक के चले गए दुनिया में। लेकिन बाद में बड़ा दर्द होता है कि जब नहीं निकलता, तो इसलिए उससे सीखी मैंने ह्यूमिलिटी कि भाई चुपचाप रहो, दब के रहो, ठीक है। बहुत लोग हैं जो तुमसे तोड़ है, वो निकाल रहे हैं, निकालने दो, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, है ना। तो फिर
जब मैंने एक बार मेंस दिया और मेंस निकल के इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे समझ में आई ये वाली कि ये वाली माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, इस माइंडसेट के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ पहले, फिर इस माइंडसेट को कैसे पाना है फिर वो बताता हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इस माइंडसेट के। पहला बेनिफिट है कि आपको गोल पता है अपना, आप लॉस्ट नहीं हो। गोल क्या है कि आपको नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स निकालना है, पहला गोल, फर्स्ट गोल, क्योंकि सेकंड मेंस देना है तो प्रीलिम्स तो निकालना ही पड़ेगा। दूसरा गोल क्या है कि मेंस में जो भी मेरे गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करना है। ठीक है, अभी ये दो गोल हैं आपके पास। ठीक है, और जो इंटरव्यू लोग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने मेंस दिया हुआ है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि आप नेक्स्ट ईयर भी मेंस दो। ठीक है, और मेंस निकालो भी, तो इंटरव्यू जो हो रहा है ना उसका थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लेंगे। ठीक है, कि अभी जो प्रोसेस, जो बच्चे जिस इंटरव्यू प्रोसेस से गोइंग मतलब उससे जा रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस को कर लेंगे ताकि अगले साल अगर आप इंटरव्यू दें, ठीक है, तो आपको शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये तीन गोल उनके लिए पूरे डिसाइडेड हैं और इसके लिए टाइम भी भरपूर है। ठीक है, सेकेंड है टाइम इज इनफ। टाइम इज इनफ। अगर मान लो आपका मेंस निकल जाता, 4-5 नंबर से निकलता, 20 नंबर से निकलता, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के और फाइनल सिलेक्शन में तो वैसे भी नहीं आता, मैं बताता हूँ। इंटरव्यू में मार्क्स जिनके आते हैं 200 या 190, इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली। ठीक है, उस पर लक का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहता है और आपको नहीं पता आप कितने लकी हो जाओ और या नहीं हो जाओ। ठीक है, तो उनके लिए जिनका 2-3 दिन पहले रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट प्री से, तो वो तो वैसे भी अपने प्रीलिम्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे, वो जेपरडाइज करेंगे ही करेंगे। अभी आपके पास एग्जैक्टली यू कैन बी श्योर ऑफ दैट कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ। तो टाइम आपके लिए इनफ है, तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो भी इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो ना, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, मान लो जिनके 10 नंबर से मेंस निकला है, ठीक है, और वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ रहे, उनका तो प्रीलिम्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे तैसे उनका प्रीलिम्स हो भी गया, तो मेंस में उनके लिए सिर्फ 3 महीने हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो जहां भी उनका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, बी इट ऑप्शनल, ठीक है, बी इट एथिक्स, जहां भी उनको लैग कर रहा होगा, तो वो इंप्रूवमेंट के लिए टाइम ही नहीं है, वो 3 महीने में ही अपना हौच पौच करेंगे। तो अभी आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स वीक लगे हों, जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि यहाँ पर मेरा वीक सब्जेक्ट था, आपको इस इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है, क्योंकि वो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाएंगे। वो तो हवा मतलब चने के झाड़ पे चढ़ चुके हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया है ना। तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो जो भी आपकी वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई वॉज रीलिंग इन अ साइकिल कि प्री दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, प्री दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, फिर इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे को सिट बैक एंड एनालाइज करने का मौका ही नहीं मिला अपनी मिस्टेक्स को। ठीक है, सिट बैक एंड एनालाइज करने का मेरे को मौका ही नहीं मिला, और मिस्टेक मेरे से ये हो गई, मैंने कोई भी ईयर गैप नहीं लिया कि मैं एक साल बैठ के सोच लूं कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मेंस में मेरा क्यों रुक रहा है या फिर मेरा फाइनल लिस्ट में क्यों रुक रहा है। मैंने एनालाइज ही नहीं किया। जब मेरे अटेम्प्ट्स ओवर हो गए, जब मैंने एनालाइज किया कि मेरा ड्रॉबैक कहाँ था, मेरा ड्रॉबैक बहुत था प्रैक्टिस में। ठीक है, मेरा ड्रॉबैक था कि मैं कुछ आंसर है ना काफ़ी मैकेनिकल लिखता हूँ। ठीक है, और मैं बहुत सारे फालतू के एग्जाम्पल और फैक्ट्स झाड़ता हूँ जिससे कि एग्जामिनर खफा हो जाता है। ठीक है, और पॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है, पॉइंट स्ट्रक्चर में अच्छे से फॉलो नहीं करता हूँ कि एग्जाम्पल को पॉइंट बना दिया, आर्गूमेंट लिखा ही नहीं, कहीं आर्गूमेंट लिख दिया वहाँ सब्सटेंशिएट नहीं दिया। डाल सब कुछ देता हूँ लेकिन हैफेजर्ड मैनर में डालता हूँ, तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करता मैं अपने आंसर का। तो ये मेरी 4 गलतियाँ थी जो कि मैंने कभी एनालाइज करी ही नहीं। इसलिए मेरा मेंस तो निकलता था लेकिन 20-25 नंबर ज़्यादा आते थे बस कट ऑफ से। ठीक है, इंटरव्यू में वही 160-150 के बीच में आके रह जाते थे, तो फाइनल लिस्ट में आता नहीं था नंबर। तो अगर मेरे को एक साल ऐसा मिल जाता, ठीक है, कि मैं बैठ के सोच सकूं और कोई मेरे को बता देता
कि इस तरीके से सोचना होता है, तो आज सिचुएशन कुछ और होती मेरे लिए भी, ठीक है, मेरा भी लिस्ट में नाम होता। ठीक है, तो आपके साथ ये सिचुएशन ना आए उसके लिए आपको ये ट्राई करना है, ठीक है, कि आपको एनालाइज करना है आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, एनालाइज करना है आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, ताकि वो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। ठीक है, अब ये जो मेंस 2 वाले बच्चे थे, मेंस आउट 2, तो ये इस बेनिफिट को नहीं देख रहे हैं। ये उसी लॉस में है कि मेरे साथ बुरा हो गया, यूपीएससी ने धोखा कर दिया, ठीक है, या फिर थोड़ा ये कर लेता, वो पोर्शन थोड़ा छूट गया, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, वो 10 दिन ऐसे निकाल दिए फालतू के, उन 10 दिन में भी पढ़ लेता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो अब आगे क्या कर सकते हो। जो मिस्टेक आपने पहले करी थी वही आप वापस से करोगे, अगर आप अभी से ध्यान नहीं दे रहे हो आने आगे के गोल पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिक फंड क्वेश्चन आता अब यहाँ कि व्हाट टू डू नाउ। अभी आपके जो भी वीक वीक पॉइंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करो, कॉपी लेके बैठो और लिखते जाओ कि मेरी यहाँ मिस्टेक हुई, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक्स की एक कॉपी बना लो, मेंस की मिस्टेक्स की, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर रिजॉल्व करनी है। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो आपको फील आ रही है ना कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो जब नेक्स्ट मेंस आएगा आपका, जब तक भूल जाओगे आप वापस से वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे जो लास्ट इस साल करी है आपने। ठीक है, आप लिस्ट बनाओ कि आपकी ये मिस्टेक प्रोबेबल हो सकती हैं। ठीक है, उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व करो विद इन दिसंबर। दिसंबर में ही वो मिस्टेक आपकी सॉल्व होनी चाहिए। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं कि आपकी आंसर राइटिंग में इशू आ रहा है। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं था। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, आपको एथिक्स ऐसे में कोई इशू था। ठीक है, या फिर कोई आपका टॉपिक ही छूट गया था, या टॉपिक वेल कवर्ड नहीं था, या फिर उस टॉपिक को जो यूपीएससी में आए वो समझ नहीं पाए। तो ये जो 4 मिस्टेक्स आपने करी हैं, तो इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें 2 हैं तो 2 को करने की कोशिश करो। देर आर 3 वीक्स इन दिसंबर। ठीक है, इन 3 वीक्स में आप इन मिस्टेक्स को रिजॉल्व इजीली कर सकते हो। अगर आपको GS2 में इशू है तो GS2 वापस से अच्छे से मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ो। ठीक है, तो दिसंबर में जैसे है कि मेंस का जितना भी आपको वैल्यू एडिशन करना है, मेंस वैल्यू एडिशन करना है, वो अभी कर लो। ठीक है, मैं अगला वीडियो ये डालूंगा कि 3 हफ्ते में कैसे ऑप्शनल की तैयारी पूरी की जाए, अगर आपने एक बार रीड कर लिया है। ठीक है, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी उसमें आता है या ग्रेजुएशन की हुई है, तो इजीली आप 3 वीक्स में कंप्लीट अपना ऑप्शनल कर सकते हैं। तो वो मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, तो उसमें देखना कि एटलीस्ट ऑप्शनल अभी आप इसमें कवर कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़, जनवरी से, फ्रॉम जनवरी स्टार्ट योर प्रीलिम्स जर्नी। ठीक है, आपने प्रीलिम्स निकाला है, फर्स्ट मेंस दिया, सेकंड मेंस दिया, डजंट मैटर, अगली साल नहीं निकलेगा अगर आप सीरियस नहीं हो प्रीलिम्स के लिए। मतलब नहीं है कि आपने लास्ट ईयर कितना स्कोर किया था, +10 किया था कट ऑफ से या +2 किया था, डजेंट मैटर, आपका अगली साल प्रीलिम्स नहीं निकलेगा अगर आप सीरियस नहीं हो। रीज़न क्या है, रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम टेम्परामेंट। आपने पिछली साल इतनी मेहनत करी है, आप वो मेहनत रिपीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी पिछली साल मेहनत करी है उससे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको इस प्रीलिम्स में, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देर इज़ नो टाइम टू लाइक लूज़ लूज़ नहीं करना है खुद को। ठीक है, नहीं तो आप लूज़ करना है तो इस वाली कैटेगरी में चले गए। ठीक है, इसका बेचारे का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेंस आउट 2 में चले गए, मेंस आउट 2 बनना है तो फिर वीडियो बंद कर दो यहीं पे। मैं मेंस आउट 1 वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके चेहरे पे चमक है, जो अगले साल निकालेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस वापस से करनी ही पड़ेगी, रिवीजन वापस से करना ही पड़ेगा, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको बोरिंग लगती हैं वो वापस से पढ़नी ही पड़ेंगी, रीडिंग बोरिंग बुक्स। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, और जो एरर नोट्स बनाने होते हैं वो भी आपको बनाने ही पड़ेंगे, वापस से करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है।
ठीक है, डाइजेस्ट इट, एक्सेप्ट इट। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना भला हो जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है, और बहन तुम्हारा। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना भला होगा। अगर आपने अभी से एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, कि आप फेल हो चुके हो, अगले साल देना है, उसे एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। एक दो दिन दे लो, पिक्चर विक्चर देख के आओ, घूम के आओ, 4-5 दिन गैप ले लो, ठीक है, ग्लास व्लास तोड़ दो कांच का, ठीक है, वो सब कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इट, मतलब डाइजेस्ट कर लो कि हाँ हो चुका है, अब जो हो गया होना था वो हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये सब आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सब मेरे को करना ही पड़ेगा। और ये सब करने के लिए ना, देर इज नो टाइम टू लूज, देर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है। आपके पास टाइम ही नहीं है ग्रीव करने के लिए, ग्रीविंग के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आप टाइम दोगे ना ग्रीव करने के लिए तो बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, पेरेंटल इश्यूज आ जाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, तो उन सब में टाइम देने लगोगे फिर तो गई आपकी प्रेपरेशन। तो खाली दिमाग शैतान का घर, कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड विद प्रेपरेशन, कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड विद प्रेपरेशन, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप प्रेपरेशन करते जा रहे हो, मान लो आप 10 दिन बैठे, 10 दिन रोए पीटे, ठीक है, इधर उधर से सोलेस लेने की कोशिश करी या घर आने की कोशिश करी यूपीएससी को या किसी भी संस्था को या फिर कोचिंग इंडस्ट्री को, किसी को भी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मान लो इन 10 दिन में आपने एक ऑप्शनल का अपना पेपर निपटा दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और जो भी गम है इस लॉस का, इस फेलियर का, उस गम को आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे बेसिकली, ठीक है। वो गम जो है ना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन आएगा आपके अंदर कि आपने एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, खाली तो नहीं बैठे हो, ठीक है। तो इतना करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और जनवरी से अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट कर दो, जनवरी से जो है अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। दिसंबर में क्या करना है आपको, ऑप्शनल या फिर ऐसे एथिक्स, जहाँ पे भी आपको वीक पॉइंट्स लग रहे हैं उसको रिजॉल्व करना है, और जनवरी से अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब ये ही है सॉल्यूशन, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास कोई एडिशनल सॉल्यूशन हो तो आई एम हियर, मुझे बता देना। और रही बात सहानुभूति की, देखो सहानुभूति सबको होती है, इतना बड़ा आपने एग्ज़ाम दिया है, मेंस दिया है, ठीक है, और आपका नहीं निकलता है, तो इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको एक मेहनती आदमी तो बना ही रहा है ना। आप कहीं भी दुनिया में कोई भी जॉब में जाएंगे या इसी जॉब में जाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ परसिवरेंस, व्हाट काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू कैन डू। तो इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद भी आपको ये जो ट्रांजिशन फेज है, मेंस आउट 2 टू मेंस आउट 1, ये नहीं हो पा रहा है, कि ये माइंडसेट नहीं आ पा रहा है कि मैं खड़ा होके, ठीक है, कुछ कर लूँ, ठीक है, या मैं खड़ी होके कुछ कर लूँ। तो उसके लिए मेरी अगली वीडियो देखना, उसमें मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाउ टू डील विद योर बैड इमोशंस, ठीक है। कुछ नहीं होता उसमें भी, उसमें भी कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। टूल्स होते हैं, देखो साइकोलॉजी में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि साइंस है, ह्यूमन साइंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं होता। सबसे पहले अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, वही ईआई वाला कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। इमोशंस को जानो कि किस तरह का इमोशन आ रहा है, डिसगस्ट का आ रहा है, गिल्ट का आ रहा है, ठीक है, या फिर एंगर है, या फिर एनवी है, जो जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे एलवी, या सबसे बुरा इमोशन है जेलसी, ठीक है, या फिर जेलसी है। तो आप इन इमोशंस को देखो कौन सा इमोशंस आपके अंदर आ रहा है। अगर जेलसी है तो बिल्कुल ख़त्म करो, नहीं आनी चाहिए, कोई भी रीज़न लगाओ अपने दिमाग में कि नहीं आनी चाहिए जेलसी। एनवी आना ठीक बात है, लेकिन एनवी के लिए फिर काम करना शुरू करो। एंगर है तो ग्लास तोड़ दो। गिल्ट नहीं आनी चाहिए, पास्ट का सोचना छोड़ दो। आप ये सोचो, इसका सबसे बढ़िया मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, पास्ट का मत सोचो,
ठीक है, इस गिल्ट का मैं सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये बताता हूँ कि ट्रीट नेक्स्ट अटेम्प्ट एज फर्स्ट अटेम्प्ट। अपनी एज को रिड्यूस कर दो। जैसे आप 25 ईयर्स के हो अभी, ठीक है, और जब आपने प्रेपरेशन शुरू करी थी जब आप 24 ईयर्स के थे, जस्ट थिंक मेंटली दैट यू आर अगेन 24 ईयर्स ओल्ड एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपकी लर्निंग है, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो तो किया ही है, ठीक है, वो तो आपके सबकॉन्शियस में रहेगा। लेकिन आप मेंटली ये सोचो कि अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी आप कॉलेज से बाहर निकले हो, दैट्स इट। उससे गिल्ट नहीं आएगी आपको। ठीक है, और आप डेली सुबह शाम इस चीज़ को सोचते रहो, गिल्ट नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं ये सोचता था आई एम यंग, मैं 30 ईयर्स का हो गया था, उसके बाद भी सोचता था अभी तो 22 साल के हुए हैं, टेंशन क्या है। ठीक है, दुनिया हाथ में और है भी हाथ में, कुछ बिगड़ा थोड़ी ना है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सब यहीं रहेंगे, हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो। ठीक है, और रही बात खाने पीने की, भाई 2 रोटी सुबह की 2 रोटी शाम की मिलती रहेंगी, कोई भूखा नहीं मरेगा इस देश में। ठीक है, अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, फ्री फूड मिलता है। ठीक है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, डिस्गस्ट नहीं आनी चाहिए खुद से कि अपने से जो जो आपकी कंडीशन होती है सेल्फ डाउट की, वो नहीं आनी चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन करो, खुद पे तरस खाओ, पिटी खाओ। ठीक है, करो कि यार तूने बहुत मेहनत करी है, बहुत तड़पा है, बहुत मेहनत करी है, तेरे से ज़्यादा मेहनती नहीं है इस दुनिया में कोई। 10 बार कहोगे ना, आपका जो है डिस्गस्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्यार हो जाएगा खुद से कि हाँ मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो इस दुनिया में कोई बुरा काम नहीं किया और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मैं पढ़ाकू कितना हूँ। ठीक है, और इस दुनिया में मैं इतनी अच्छी सोच रखता हूँ कि इस दुनिया को बदल के रख दूंगा। इस तरीके के आप करोगे तो ये डिस्गस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन इमोशंस को नेम करो, फिर इनको एनालाइज करो, फिर इनके सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, दूसरा है मोटिवेशन। इमोशंस जब ख़त्म होते हैं ना, तो यहाँ पे आप जब इमोशन ख़त्म होंगे यहाँ पे आप न्यूट्रल स्टेज में आ जाओगे। अब न्यूट्रल के बाद आपको पॉजिटिव स्टेट में आना है। ठीक है, न्यूट्रल पे एंड नहीं होगा आपका। न्यूट्रल न्यूट्रल के बाद आपको आना है मोटिवेशन स्टेज में, जो कि पॉजिटिव स्टेट है। अब इस स्टेट में आके, मोटिवेशन स्टेट में आके, यहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने हैं खुद पे। ठीक है, एक तो डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके आना है। ठीक है, एफर्मेशंस करनी है। ठीक है, सेल्फ प्रॉमिस करने हैं। ठीक है, अब मोटिवेशन के ये जो 4 पॉइंट हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है, एफर्मेशंस है, सेल्फ प्रॉमिस है, डिसिप्लिन है, ठीक है, उसके बाद आ गया वेल बीइंग। सबसे पहले आते हैं वेल बीइंग पे। वेल बीइंग का क्या मतलब है? फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग। कुछ नहीं करना आपको, डेली दौड़ के आओ, रन डेली। कुछ नहीं करना, सिंपल है भाई, डेली दौड़ के आओ, सुबह उठो, दौड़ के आना है, सीधी सी बात है। चाहे मोटिवेशन है, डीमोटिवेशन है, कुछ भी है, डजेंट मैटर, सुबह उठना है, दौड़ के आना है। ठीक है, डंबल ले आओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो घर पे। जिम करने की कैपेसिटी है तो जिम कर लो। ठीक है, और इमोशनल वेलबींग, डेली मेडिटेशन करना है तो करना है, डेली मेडिटेशन करना है। ठीक है, 1 घंटे शांति में बैठ के अपने दिमाग को शांत करना है और कुछ नहीं करना। 1 घंटे बैठे रहो, कुछ मत सोचो, सारे थॉट्स को बंद कर दो और आंख मीच के बैठे रहो। इतना करोगे तो आपका मेडिटेटिव स्टेट आएगी, एक रिलैक्स स्टेट आएगी मेंटली तौर पे। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं यूपीएससी ये कर लो वो कर लो, सारे शांत करके बस बैठे रहना है। नींद आ रही है, सो जाओ।
ठीक है, थोड़ी देर सो लोगे 15-20 मिनट, कुछ नहीं बिगड़ना, नैप अच्छी होती है बॉडी के लिए भी माइंड के लिए भी। ठीक है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील करोगे आप बाद में, और फिजिकल वेलबींग। ठीक है, इतना करोगे, उसके बाद आती है आपकी सेल्फ प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट ईयर निकालना है आपको, तो यू विल क्लियर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक चार्ट लाके चिपका दो रैंक 1। ठीक है, या जो भी आपकी सूटेबल रैंक हो, ठीक है, वो चार्ट लाके चिपका दो अपनी मेज के आगे। सेल्फ प्रॉमिस करना है कि मैं निकालना है अगले साल, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर एफर्मेशंस देनी है आपको डेली। ये जो प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को आपको रिपीट करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, अपने आप को एफर्मेशंस देनी है, अपनी फैमिली को एफर्मेशंस देनी है कि बिलीव इन मी, आई कैन डू इट, बिलीव इन मी, आई कैन डू इट। ठीक है, अकेले में जाके बहना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू इट। ठीक है, फिर आता है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट है कि लैक ऑफ जेलसी, लैक ऑफ एनवी। ठीक है, मतलब सामने वाले की खुशी में खुश होना सीखो, और सामने वाले के गम में गम नहीं होना। ठीक है, ये कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सामने वाले को देखना ही नहीं है कि उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, टॉपर टॉक आ गई नहीं आई। यू हैव टू बी कंप्लीटली इम्यून टू दैट नेगेटिव वाइब्स। ठीक है, सबसे पहली स्टेज तो ये है। दूसरी स्टेज है पॉजिटिव माइंडसेट की, कि बी हैप्पी। देयर इज नो रीजन टू बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। ठीक है, बी हैप्पी। ठीक है, बी ग्रेटफुल। किसके लिए ग्रेटफुल होना है? कि यू आर नॉट लिविंग इन सीरिया। बी ग्रेटफुल दैट यू आर नॉट लिविंग इन पैलेस्टाइन। बी ग्रेटफुल दैट यू आर नॉट लिविंग इन यूक्रेन। बी ग्रेटफुल दैट you are not dying tomorrow, or there is a probability, high probability to die tomorrow. Be grateful. ठीक है, एक फेलियर है, इस धरती पे 7 बिलियन पीपल रहते हैं, 7 बिलियन लोग रहते हैं, 8 बिलियन हो गए अब तो, 8 बिलियन लोग रहते हैं इस धरती पे। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको भगवान ने किस लिए भेजा? यूपीएससी निकालने के लिए भेजा है क्या इस धरती पे? नहीं, किस लिए भेजा भगवान ने? जीने के लिए भेजा है ना। आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, बी हैप्पी। क्या दिक्कत है उसमें? बी ग्रेटफुल। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी आपको जिज्ञासा आ रही है या तड़पन आ रही है, वो सामने वाले को देख के ही तो आ रही है। अगर मान लो अंग्रेजों ने आईएएस आईपीएस बनाई ही नहीं होती, ठीक है, तो आपको क्या उसमें क्या होता फिर? अब सिर्फ बिजनेस पे ही चलता तो देश, फिर तो आपको बिजनेस करना होता फिर। ठीक है, और मान लो गांधीयन का जो फेज था, गांधी जी चाहते थे कि अपनी ट्रस्टीशिप इंडस्ट्री हो और विलेज इकोनॉमी हो। ठीक है, तो उसमें तो बिजनेस भी नहीं है, मतलब पैसा तो कमाना पाप ही हो जाता फिर तो। ठीक है, तो आप क्या होते जो अभी हो, वो बेस्ट कंडीशन होती है उसमें, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, है कि नहीं? सो बी हैप्पी। क्या दिक्कत है उसमें, है ना? और जब ये स्टेज सारी क्रॉस हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन में कुछ नहीं होता, जस्ट वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, वेक टाइम, स्लीप टाइम आपका सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, दो चीज़, वेक टाइम स्लीप टाइम सेट हो जाना चाहिए, और जो है स्टडी टाइम सेट हो जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस डेली यू आर गिविंग 9 आवर सिटिंग, दैट्स इट। अब इतनी चीज़ करोगे ना, आप माइंड में ये सब चीज़ें लेके आओगे, फिर आप मेरे को बताना कि आपके नेगेटिव इमोशन गए कि नहीं गए, और पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस आए कि नहीं आए। इतना करोगे तो आप धड़ल्ले से तो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स निकालोगे 110 प्लस मार्क्स से। ठीक है, उसके बाद जो भी लर्निंग होनी है मीन्स की, वो अभी कर लोगे दिसंबर में। ठीक है, और उन लर्निंग्स को अप्लाई कर दोगे आप नेक्स्ट लास्ट जो प्रीलिम्स के बाद के 3 मंथ्स हैं मीन्स के लिए, उसमें। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइज करोगे इन मंथ्स को आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास मिस्टेक्स हैं क्या करिए, उनको यूटिलाइज करोगे, डेली आंसर राइटिंग करोगे, और डबल मोटिवेशन आएगा आपका पढ़ने के लिए, अगर इस स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। ठीक है, डबल मोटिवेशन आएगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने इसी वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आप जो है
ये अपने इमोशंस को काबू में कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं रेगुलर जो है अपडेट्स लाता रहूँगा कि किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करो, किस तरीके से आप डिसिप्लिन में आओ। ठीक है, आप खुद, मैं तो चाहता हूँ आप खुद से ही आ जाओ, लेकिन फिर भी आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो आप, ये 3 है, 3 में किस में आना है। ये भी ठीक है, आउट वाला भी ठीक है, आपके पास एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रैब करें, जाएं उसे। ठीक है, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे बेकार है ये वाला, मेज 2 वाला, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको हटाओ, और जो इसमें आना है आपको, या तो इधर मूव करो या फिर इधर मूव करो। इधर मूव करते हो ना, तो कामयाबी आपके लिए एकदम श्योर शॉट है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और फैमिली की सिचुएशन ख़राब है, और आपको हो गए हैं ऑलरेडी 2 से 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन 3 चूज़ करो। ठीक है, आप मूव आउट हो जाओ इस प्रिपरेशन से फॉर द टाइम बिंग, अगर आपके पास एज है तो। इफ़ यू हैव एज, मूव आउट। ठीक है, 1 साल आप कुछ और करो। ठीक है, ट्राई करो किसी और फील्ड में, जॉब लो, 6-8 महीने जॉब करो, उसके बाद अगर आपको वापस से आने का मन करे तो आओ, है ना। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप तैयारी करो वापस से। 1 साल और देने में कुछ नहीं जाता, जब इतने साल दिए हैं तो 1 साल और दे लो। ठीक है, तो इसी नोट पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा लिंक दिया हुआ है नीचे। ठीक है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल किसी भी तरह का इशू रहेगा, मोटिवेशन डिमोटिवेशन का, लैक ऑफ डिसिप्लिन का, तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू।